डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी classified into ionic, covalent, molecular or metallic depending on the nature of bonding। जितने भी क्रिस्टलीय ठोस हैं वो बंध की प्रकृति या स्वभाव के आधार पर हम क्रिस्टलीय ठोस को पुनः आयनिक, सहसंयोजी, आणविक या धात्विक ठोस के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक सॉलिड्स। आयनिक ठोस। तो आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं? इसके बीच जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑपरेटिंग इन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड आर electrostatics। Force operating in these solids is electrostatic। फोर्स जो है वो वर्क करता है। इसमें जो बल या आकर्षण बल जो कार्य करता है वो बल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। और ये इसमें जो है इन सच सॉलिड्स द रिपीटिंग यूनिट्स आर चार्ज्ड आयन, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज। यानी इनमें जो है निश्चित क्रम में धन आयन या ऋण आयनों की व्यवस्था होती है। जो इसमें रिपीटिंग यूनिट है रिपीटिंग यूनिट जो होती है वो चार्ज्ड आयन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी इसमें जो यूनिट रिपीट होती है, जो व्यवस्था जो दृष्टिगत होती है या परिलक्षित होती है, वो इसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक आयन, इनकी व्यवस्था जो है वो परिलक्षित होती है। और ये जो आयन होते हैं वो एक डेफिनेट अरेंजमेंट इनका होता है, एक निश्चित क्रम में ये जो है धन आयन और ऋण आयन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो है वो एक डिफरेंट अरेंज्ड वे में रहते हैं। और हर एक आयन, जैसे पॉजिटिव आयन है तो वो एक डेफिनेट नंबर ऑफ नेगेटिव आयन से घिरा होगा, और इसी तरह से जो नेगेटिव आयन है वो एक डेफिनेट नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन से घिरा होगा। तो यही जो अपोजिट आयन
जो दूसरे आयन को घेरे रहते हैं वही इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। इसी को जो है हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। यानी ईच आयन इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन, दीज नंबर्स इज टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी प्रत्येक आयन जो है को एक निश्चित विपरीत आयन घेरे रहते हैं, तो विपरीत आयनों की यह संख्या जो है, जो उसको घेरे रहती है, वही इसकी समन्वय संख्या कहलाती है। कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या। यानी हर एक आयन, पॉजिटिव आयन जो होगा वो एक डेफिनेट नेगेटिव आयन से घिरा होगा, इसी तरह से नेगेटिव आयन एक डेफिनेट नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन से घिरा होगा। तो जो आयन अपोजिटली चार्ज आयन को घेरे हैं, जितने नंबर होंगे इन आयन के जो अपोजिट आयन को घेरे हुए हैं, वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। और आयनिक कंपाउंड में जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 6 और 8 होती है। अब इसमें जो है, इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है इन अपोजिट आयंस के बीच, वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इनके बीच जो अपोजिटली चार्ज आयन लगते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसमें वर्क करता है। इनके बीच जो है प्रबल स्थिर आकर्षण बलों के कारण, इसको हम लिख सकते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्रबल स्थिर आकर्षण बलों के कारण। इसमें क्या चीजें होंगी? जो ये आयनिक सॉलिड होंगे वो क्वाइट हार्ड, लो वोलेटाइल नेचर होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और ये इंसुलेटर होंगे। इंसुलेटर इसलिए होंगे क्योंकि अपोजिट आयन के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और कोई फ्री आयन जो होता है वो मूव करने के लिए अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन बट आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन molten state or when dissolved in water, but are conductor of या conduct electricity लिखिए, but conduct electricity in molten state
और ये चूँकि ये अपोजिटली चार्ज आयन से मिल के बने होते हैं, इसलिए ये सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। पोलर सॉल्वेंट उसको कहते हैं जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। आयनिक सॉलिड इनकी ये जो है हाई ब्रिटल नेचर होता है, या हाईली ब्रिटल इन नेचर, और इनकी हाई डेंसिटी होती है। तो ये कुछ इसकी आयनिक सॉलिड की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। इन क्लोज पैकिंग, तो प्रबल स्थिर आकर्षण बलों के कारण जो होते हैं, जितने भी आयनिक ठोस होते हैं ये सब कठोर होते हैं, और इसके अलावा ये कम वाष्पशील होते हैं, और साथ ही साथ जो है इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऐसा जो होता है इनका ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण जो है गलनांक और क्वथनांक जो होता है इनका उच्च होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो अधिक होता है। इसके अलावा ये विद्युत रोधी होते हैं। ठोस अवस्था में इन सॉलिड स्टेट दे आर इंसुलेटर, विद्युत रोधी होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में जो है ये विद्युत के चालक होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में जो होता है वो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है फ्री आयन अवेलेबल नहीं होते हैं मूव करने के लिए, इसलिए ये इंसुलेटर होते हैं। ठोस अवस्था में जो है प्रबल आकर्षण बलों के कारण मुक्त आयन नहीं मिलते हैं, जिसके कारण ये विद्युत रोधी होते हैं। लेकिन गलित अवस्था या पिघली अवस्था में जो है वो मॉल्टेन स्टेट में जो है ये फ्री आयन, कैटायन और एनायन प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को जो है कंडक्ट करते हैं, यानी ये विद्युत के चालक होते हैं, क्योंकि लिक्विड स्टेट में जो है आयन मूव करने के लिए फ्री होता है। इसके साथ साथ ये जो होते हैं सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, ध्रुवीय विलायक में विलेय होते हैं। सॉल्युबिलिटी का रूल है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, और चूंकि ये कैटायन और एनायन से मिलके बने होते हैं यानी पोलर सॉलिड होते हैं, तो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे। ये ध्रुवीय ठोस होते हैं एक तरह से, इसमें पोलरिटी होती है कैटायन और एनायन दो पोल के कारण, इसलिए ये ध्रुवीय विलायक में विलय होंगे। ध्रुवीय विलायक उसको कहेंगे जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युत स्थिरांक जो होगा वो उच्च होता है। इसके अलावा ये ब्रिटल इन नेचर, भंगुर होते हैं। भंगुर ब्रिटल यानी कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, और इनका जो घनत्व होता है वो उच्च घनत्व होता है। इनकी डेंसिटी हाई होती है क्लोज पैकिंग के कारण, जो है घनिष्ठ पैकिंग के कारण जो है इनकी डेंसिटी हाई होती है। तो ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी आयनिक सॉलिड्स के।
Second one is covalent solid, सहसंयोजी ठोस, या इसको जो है नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम आइदर ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट। तो इसमें जो इसके अवयवी कण होते हैं वो समान या भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, अवयवी कण जो होते हैं, वो एटम्स होते हैं। एटम्स आइदर ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट। इसमें अवयवी कण जो होते हैं वो परमाणु होते हैं, और ये परमाणु जो होते हैं वो समान या भिन्न तत्वों के होते हैं, और ये दो तरह के होते हैं। दो तरह के, पहले ऐसे, और इसमें जो होता है, जो ये एटम्स होते हैं आपस में ये कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये जो परमाणु होते हैं इसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जो बॉन्डिंग होती है इसमें, वो कोवैलेंट सहसंयोजी होती है। And the constituent particles are atom either of same element or different element, and these atoms are held together by covalent bond. ये इनमें अवयवी कण समान या भिन्न तत्वों के जो है परमाणु होते हैं, और ये परमाणु आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं। और ये दो तरह से हो सकता है। पहला कि ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड जो एक्सटेंड करते हैं 3 डायमेंशन में, एक्सटेंड इन 3 डायमेंशन, फॉर्मिंग ए गैंट मॉलिक्यूल, जो एक विशाल अणु बनाते हैं। या जाइंट इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर, इंटरलॉकिंग
और या इसको जो है हम नेटवर्क स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। इसमें जो है पहला जो है ये कोवैलेंट सॉलिड दो तरह से जो है हो सकते हैं। ऐसे कोवैलेंट सॉलिड जिसमें जो है सहसंयोजी बंध जो है वो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनाती हो, ये त्रिविमीय संरचना का निर्माण करते हैं। और ये त्रिविमीय संरचना कैसी होती है? विशाल और नेटवर्क टाइप की होती है। ये विशाल या नेटवर्क प्रकार की संरचना होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका इसका जो मेन एग्जाम्पल है डायमंड, हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड एक्सेट्रा, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। आपने जो है ग्रेफाइट का डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। डायमंड में क्या होता है, कार्बन के जो एटम होते हैं वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लाइक दिस वे, इस तरह से हर एक जो कार्बन है वो अपने चारों तरफ 4 अदर कार्बन एटम से जो है वो अटैच्ड रहता है और 3D स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करता है, लार्ज नेटवर्क स्ट्रक्चर। और ये कार्बन के एटम जो है वो टेट्राहेड्रल वे में अरेंज्ड होते हैं। डायमंड में जो है कार्बन के परमाणु जो होते हैं वो 3D स्ट्रक्चर में जो है वो व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है वो 4 अन्य कार्बन परमाणु से समचतुष्फलकीय रूप से टेट्राहेड्रल वे में जो है ये अरेंज्ड रहता है। बी जो सेकंड टाइप है कोवैलेंट सॉलिड का, तो ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे सॉलिड जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड वो एक्सटेंड इन टू डायमेंशन फॉर्मिंग ए giant layer और ये जो लेयर होती है these layers are held together by
वंडर वॉल फोर्स। दूसरे जो है ऐसे होते हैं, कुछ सहसंयोजी ठोस जो होते हैं ऐसे होते हैं जिनमें जो है सहसंयोजी बंध के द्वारा द्विविमीय संरचना का निर्माण होता है। और तथा यह तल यानी ये जो लेयर है, तल यानी लेयर, जो द्विविमीय संरचना बनती है, ये तल या इसको जो है परत कह सकते हैं, ये वांडर वाल्स बलों से जुड़ी होती है। ये सब जो है वांडर वाल्स बल से जो है वो बंधे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल है ग्रेफाइट, बोरान नाइट्राइड, इसके अलावा कैडमियम आयोडाइड, एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ग्रेफाइट में आपने 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा। इसमें जो होता है ये इनका डिस्क्रीट शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनकी परत जैसी संरचना होती है। इस तरह से जो है ये इनका स्ट्रक्चर होता है। और इस स्ट्रक्चर में और ये हेक्सागोनल फॉर्म में जो है ये अरेंज्ड रहते हैं। जो ग्रेफाइट में कार्बन के पार्टिकल जो अटैच्ड होते हैं, तो इसमें जो ये 2 लेयर बनाते हैं, तो ये जो लेयर होती है ये 2 परतें होती हैं, एक के ऊपर एक, इस तरह से। और इसमें जो एटम होते हैं, इन दोनों परतों के बीच जो है वो वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तो ग्रेफाइट में ये जो दोनों लेयर के बीच की जो डिफरेंस होती है, लेंथ होती है, वो 3.35 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसमें जो ये एटम के बीच की ये जो डिस्टेंस होती है ये 1.42 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इसमें कार्बन के जो एटम होते हैं, एक एटम जो है वो अदर 3 एटम से जो है कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है, और एक इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसी कारण ये जो इस टाइप के जो कोवैलेंट बॉन्ड जो 2 डायमेंशन जो है लेयर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, सहसंयोजी बंध जो
द्विविमीय परत संरचना का निर्माण करते हैं। तो ये दोनों परतें एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, इसीलिए ये सॉफ्ट होते हैं और इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसीलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जबकि जो फर्स्ट केस जिसमें हमने आपको बताया था, जिसमें जो लार्ज नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता था, उसमें सारे एटम, आपको डायमंड का एग्जाम्पल बताया था, तो कार्बन के सारे एटम एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, कार्बन के परमाणु, और सारे इलेक्ट्रॉन जो है उसके बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए वो इंसुलेटर होता है और उसमें सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है ड्यू टू लार्ज नेटवर्क स्ट्रक्चर। इन जनरल तो कोवैलेंट बॉन्ड ड्यू टू वंडरवाल फोर्स वीक होता है, लेकिन लार्ज नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है जिसके कारण जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो जाते हैं, इसीलिए जो है डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है। जबकि इसमें 2 लेयर होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें बचा रहता है, ठीक है। और ये हेक्सागोनल डिस्क्रीट शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो है ग्रेफाइट की संरचना जो है खटकोणीय द्विविमीय चादर के समान, चद्दर के समान होती है, जो एक दूसरे पर स्लाइड कर सकती है, सरक सकती है, फिसल सकती है, जिसके कारण जो है ये सॉफ्ट होता है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचता है, जिसके कारण जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और इसी कारण जो है इसका हम यूज़ इलेक्ट्रोड बनाने में करते हैं। थर्ड वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। आणविक ठोस। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड आर दोज इन विच इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स आर रिपीटिंग यूनिट। आणविक ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें अणु आपस में व्यवस्थित होकर के जो है वो इकाई सेल बनाते हैं, यूनिट सेल बनाते हैं, रिपीटिंग यूनिट जो है वो बनाते हैं। और इन मॉलिक्यूल को जो है जो बाइंड करने का काम करता है वो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन करता है या वांडर वाल्स फोर्स करता है। ये मॉलिक्यूल आपस में डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन या वांडर वाल फोर्स से अटैच्ड होते हैं। तो इसमें जो है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं इसके, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी इसमें जो अवयवी कण होता है, ऐसे ठोस के अवयवी कण जो होते हैं वो अणु होते हैं और इनके बीच जो फोर्स, जो बाइंडिंग फोर्स लगा होता है, यानी फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग दीज मॉलिक्यूल, जो इनके बीच बाइंडिंग फोर्स होता है वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है या वंडरवाल फोर्स, या दोनों हो सकते हैं।
इसको इनको जो आपस में जो बांधे रहता है, यानी अणुओं को बांधने के लिए जो बल लगता है, यानी इन अणुओं के मध्य जो है लगने वाला जो बल है वो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, या वांडर वाल्स बल, इनके अणुओं के बीच जो होता है वो वर्क करता है। इनको 3 पार्ट में सब डिवाइड किया गया है। ए, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, अध्रुवीय आणविक ठोस। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो इन सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो या तो नोबल गैस के एटम होते हैं या नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, मीथेन एक्सेट्रा। ये सब इसमें इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। इसके जो अवयवी कण होते हैं वो इसमें जो होते हैं एटम्स ऑफ नोबल गैस, अक्रिय गैस के जो है परमाणु होते हैं, या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अध्रुवीय अणु जो होते हैं वो इसके अवयवी कण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, मीथेन एक्सेट्रा, ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। और इसमें जो है पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लगता है, फोर्स बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी अवयवी कणों के मध्य जो बल या आकर्षण बल जो लगता है वो वीक डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स ये वर्क करता है। वीक डिस्पर्जन फोर्स, इनके मध्य जो है, या लंडन फोर्स ये वर्क करता है। ये वीक डिस्पर्जन फोर्स और लंदन फोर्स, लंदन बल जो है या डिस्पर्जन फोर्स कार्य करता है। ये एक टाइप का वंडर वाल फोर्स ही होता है। इसी कारण जो होते हैं, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं, इसी कारण जो है ये इनके बीच वीक फोर्स पे वर्क करता है। तो इसी कारण जो है ये सॉलिड सॉफ्ट होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इनके। तो इनके मध्य जो है
ये चूंकि अध्रुवीय अणु होते हैं और इनके बीच दुर्बल लंदन बल कार्य करता है, इसी कारण जो है सामान्यतः ये ठोस जो होते हैं सॉफ्ट नर्म होते हैं और विद्युत के अचालक होते हैं और दुर्बल बल लगने के कारण इनके गलनांक क्वथनांक निम्न होते हैं। और जनरली ये यूजुअली जो है रूम टेम्परेचर पर ऐसे सॉलिड्स जो होते हैं वो कमरे के ताप पर या तो लिक्विड होते हैं या तो गैस होते हैं। एट रूम टेम्परेचर these solids are either liquid और in gaseous state। कमरे के ताप पर ये ठोस द्रव अवस्था या गैसीय अवस्था में होते हैं। बी देखिए, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ध्रुवीय आणविक ठोस। तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इनके जो अवयवी कण होते हैं वो जनरली जो है ऐसे सॉलिड्स में पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ध्रुवीय अणु होते हैं। ऐसे ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो ध्रुवीय अणु होते हैं, लाइक HCl, SO2 एक्सेट्रा, जैसे HCl, SO2। और इसमें जो है जो फोर्स, जो बाइंडिंग फोर्स होता है मॉलिक्यूल के बीच, वो स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होता है। स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या इंटरैक्शन इनके बीच जो है वो वर्क करता है। प्रबल द्विध्रुव आकर्षण बल इनके अणुओं के बीच जो है ये कार्य करता है, यानी ये स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन से जुड़े होते हैं। ये सॉलिड जो होते हैं, ये भी सॉलिड जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, नर्म होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के अचालक होते हैं। और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं जो होते हैं वो कंपैरेटिवली हायर होते हैं। जो है इनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं ये तुलनात्मक रूप से जो है वो अधिक होते हैं। किससे तुलनात्मक रूप से आप कंपेयर करेंगे? जो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं, और ये भी जो है रूम टेम्परेचर पर गैस या लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तीसरा है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड।
हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें ऐसे जो सॉलिड्स होते हैं, इन दीज सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स विच कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन एटम लिंक टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऐसे ठोस में जो है जो अवयवी कण होते हैं वो हाइड्रोजन बंधित अणु होते हैं, या ऐसे अणु होते हैं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है फॉर्म करते हैं। यानी इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, अवयवी कण है, वो क्या है? हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यानी इसमें वो अणु आएंगे जिसमें हाइड्रोजन परमाणु फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा होता है या बंधित होता है। फॉर एग्जाम्पल H2O, HF, NH3 एक्सेट्रा। तो इस तरह के जो सॉलिड होते हैं उसमें मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये भी नॉन कंडक्टर होते हैं, विद्युत के अचालक होते हैं, और ये भी रूम टेम्परेचर पे या तो लिक्विड होते हैं या सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में रहते हैं या जो है नर्म ठोस होते हैं। फोर्थ और लास्ट टाइप ऑफ सॉलिड जो होगा वो आपका है मेटेलिक सॉलिड। चौथा और अंतिम जो ठोस के क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण का चौथा टाइप है वो मेटेलिक सॉलिड्स, धात्विक ठोस। तो मेटेलिक सॉलिड्स आर दोज इन विच मेटल कैर्नल, इसमें मेटल कैर्नल जो होता है, कैर्नल आप लोग जानते हैं, cation formed by the removal of valence electron। तो इसमें जो है मेटल कैर्नल जो है वो रिपीटिंग यूनिट होता है। और these are surrounded by a sea of mobile electron। इसमें जो है इस तरह के उसमें जो है वो धात्विक
कैर्नल इकाई, जो अवयवी कण होते हैं वो धात्विक कैर्नल इकाई के रूप में जो है ये व्यवस्थित होते हैं। कैर्नल किसको कहते हैं? कैर्नल जो है उसको कहते हैं जब किसी एटम से जो है या जो धन आयन संयोजी जो धातु है उसमें से संयोजी इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो प्राप्त धन आयन है उसी को कैर्नल कहा जाता है। तो इसमें जो है धात्विक जो अवयवी कण होते हैं वो धात्विक कैर्नल इकाई के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिनके चारों तरफ मुक्त इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों का समुद्र या मुक्त इलेक्ट्रॉन फैले रहते हैं। जो गतिशील इलेक्ट्रॉनों द्वारा घिरे होते हैं। तो इसमें कैर्नल जो है वो गतिशील इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है। और कैर्नल क्या होता है? किसी भी एटम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो धनायन, तो ये जो निकले हुए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसी कैर्नल के चारों ओर जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो ईच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू ए नंबर ऑफ कैटायन एंड ईच कैटायन बिलोंग्स टू ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये डॉट से दिखाया गया है, ये कई धन आयनों से संबंधित होता है और प्रत्येक धन आयन जो है वो कई इलेक्ट्रॉनों से संबंधित रहता है। तो यही जो फोर्स जो इस कैटायन और इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखता है, यानी ये वही आकर्षण बल जो इन इलेक्ट्रॉनों और धन आयनों को बांध करके रखता है, यही आपका मेटेलिक बॉन्ड या धात्विक बंध कहलाता है। और इनकी कंडक्टिविटी जो होती है, इनकी चालकता जो होती है वो उच्च होती है, इनकी डेंसिटी हाई होती है, इनका घनत्व उच्च होता है और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी जो होते हैं इनके हाई होते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होते हैं। अब ये जो मेटल का इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है, धातु का जो इलेक्ट्रॉन समुद्र मॉडल है, वो इस मेटल की जो है इसके मैलिएबल और डक्टाइल नेचर को एक्सप्लेन करता है।
और इसके सॉफ्ट नेचर, जो इसका लस्टर है, they possess luster of high malleable and ductile in nature, या luster of highly malleable and ductile nature. They have high density and high melting and boiling point. इनमें जो है इनकी जो है इनमें जो चमक और आघात वर्धनीयता और तन्यता जो होती है वो उच्च होती है। तो ये जो इसका इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है वो इसके सॉफ्टनेस, मैलिएबल और डक्टाइल नेचर, इसके नर्म प्रकृति, आघात वर्धनीयता और तन्यता के गुण को जो है वो एक्सप्लेन करता है। और ये कोवैलेंट सॉलिड की तरह जो है बहुत हार्ड नहीं होते हैं जैसा कि डायमंड होता है। इसमें जो है इसका रीज़न है कि इसमें जो लैटिस होता है, जो जालक होता है, वो फोर्स लगाने पर जो इसका जो कर्नल है वो डिस्प्लेस हो सकता है। इसको जो है हम प्रेशर लगा करके, दाब लगा करके या फोर्स लगा करके, यानी मैकेनिकल प्रेशर, यांत्रिक दाब लगा करके जो है हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इसी कारण जो है ये मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं नेचर में और सॉफ्ट होते हैं। तो मेटेलिक सॉलिड क्या होते हैं? मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं जो है ये जो इनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो मेटल कर्नल होता है। मेटल कर्नल होता है जो किसी भी एटम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद मिलता है। किसी भी परमाणु से संयोजी इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद जो हिस्सा बचता है उसको कर्नल कहते हैं और उसके चारों ओर वो रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जो है इसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं, यही फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसमें एक कर्नल कई इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होता है, संबंधित होता है या जुड़ा होता है। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन कई कैटायन से जुड़ा होता है और इसी इलेक्ट्रॉन और कर्नल के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, यानी इस कर्नल और इलेक्ट्रॉन को जो बल बांधे रहता है वही धात्विक बंध कहलाता है। और इसमें इन इलेक्ट्रॉनों के कारण इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है और इसके साथ साथ इसमें जो है मैलिएबल और डक्टाइल नेचर होता है, आघात वर्धनीयता और तन्यता होती है। क्योंकि ये जो कर्नल की जो यूनिट सेल है, जो कर्नल का जो लैटिस है, जालक है, इसको इजीली जो है सरलता से हम इसमें मैकेनिकल प्रेशर लगा करके, यांत्रिक दाब लगा करके शिफ्ट कर सकते हैं। इसी कारण इनको हम शीट के रूप में और वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये सॉफ्ट होते हैं। तो इतना था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।